नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अविश्वास प्रस्ताव पर जो उन्होंने अपना जवाब दिया और भाषण दिया उसकी एक हिस्से की। भाषण तो 2 घंटे 13 मिनट का था। जोरदार था या नहीं वो जनता तय करे, आप तय करें। हम तो भाषण के उस 10 सेकेंड पर फोकस करेंगे। पता नहीं आपने गौर किया या नहीं, लेकिन थोड़ा देखिएगा, उसी से बात आगे बढ़ेगी। कल वैसे विस्तार से अमित भाई ने बताया है। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। कल वैसे विस्तार से अमित भाई ने बताया है। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। ये हिस्सा आया था 1 घंटे 35 मिनट के भाषण के बाद, जब उन्होंने मणिपुर पर बोलना शुरू किया। लेकिन ये चर्चा मणिपुर पर नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप सुनिए कि क्या वो कहते हैं। उस समय विपक्ष, मैं बता दूं, वॉकआउट कर चुका था। मोदी कहते हैं, कल वैसे विस्तार से अमित भाई ने बताया है, मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। इसके बाद वो कहते हैं, अगली लाइन इंपॉर्टेंट है जो आपने सुना, अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। आपने गौर किया होगा इस हिस्से पर, समझना ज्यादा कठिन नहीं है। जब मोदी ऐसा बोल रहे थे तभी राज्यसभा में सरकार ने एक बिल पेश किया, और अगर यह कानून बन गया तो चुनाव आयोग पर सरकार का कब्जा हो जाएगा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जो नया गठबंधन बना है विपक्ष का, इंडिया, उनका कहना है। क्यों कहना है इसे देख लेते हैं, और फिर आप तसल्ली कीजिए कि ये सही है गलत है, झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, आरोप कैसा है। इस विधेयक में यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से चीफ जस्टिस आउट, वो बाहर हो जाएंगे। अब देखिए, इसी साल 2 मार्च को जस्टिस के.एम. जोसेफ की अगुवाई में 5 जजों की पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक पैनल बने, उस फैसले में था, जिसमें कौन कौन होंगे, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब इतने पर कोर्ट रुका नहीं था, अदालत रुकी नहीं थी। बहुत सारी टिप्पणियां भी उसके साथ हुई थी जब वो फैसला सुनाया गया। उसमें कोर्ट ने हैरानी जताई थी कि नौकरशाह अरुण गोयल वीआरएस लेते हैं और कुछ ही घंटों में वो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाते हैं। दरअसल मामला यही था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, और फैसला ही नहीं सुनाया, चाबुक भी चलाया। किस पर चलाया ये कोर्ट की टिप्पणी से तय कर लीजिए, हम पर, आप पर, सरकार पर, किस पर। कोर्ट की टिप्पणी है, देखिए, लोकतंत्र, कानून का शासन समेत संविधान के मुख्य मूल्यों का क्षरण हो रहा है। अब 6 महीने से ही कम समय में मोदी सरकार ने इस लानत मलानत को भुलाने का मन बना लिया। इस विधेयक के जरिए जो कल पेश हुआ है, यानी 10 अगस्त 2023 को, इसके तहत अगर ये कानून बनता है तो जो ताकत और ओहदा संविधान के अनुच्छेद 324 से चुनाव आयुक्तों को मिला था, उस पर तगड़ा प्रहार होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का ओहदा पहले सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होता था। इस विधेयक के मुताबिक वो कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर रह जाएंगे। यह हैरान करने वाला है, क्योंकि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना हो तो सरकार को संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। मतलब उस लिहाज से देखें कि वो कितना बड़ा पद है। अब अगर वो सेक्रेटरी के बराबर हो जाएंगे तो फिर वो उन अधिकारियों को, जूनियर मिनिस्टर्स को कैसे बुलाएंगे और उनसे पूछताछ करेंगे कि भाई चुनाव की व्यवस्था में क्या गलती है, क्या सही है। गांधी जी की जो स्वराज की पहली सीढ़ी थी, वो कहते थे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, उस पर भी ये कुठाराघात है। अगर सरकार चुनाव आयोग को अपने हिसाब से चलाना चाहती है, सवाल तो उठेंगे। टी.एन. शेषन जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त और के.जे. राव जैसे चुनाव अधिकारियों ने देश की जनता में निष्पक्ष चुनाव का जो भरोसा पैदा किया, उसे तोड़ देने वाला है ये विधेयक। ये मेरा निजी मत है, हो सकता है कि आप इससे सहमत न हो। और ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच जो टकराव चलता है सरकार और कोर्ट के बीच, ये पहली बार है और सिर्फ मोदी ऐसा करते हैं।
खैर, मोदी के भाषण के उस हिस्से से साफ पता चलता है कि सरकार और अदालत के बीच क्या चल रहा है। कुछ तो है। कौन ज्यादा दोषी है इस पर भी मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन एक उदाहरण देता हूं। मोदी सरकार ने 2015 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट पास किया था। इसमें क्या था, कलेजियम सिस्टम को बेकार बताया गया था और यह तय हुआ था कि जजों की नियुक्ति 6 लोगों की एक कमेटी तय करेगी। इसमें कौन कौन होगा? इस आयोग में चीफ जस्टिस, 2 सीनियर जज, कानून मंत्री और 2 समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे। अब ये प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन होंगे, उनको तय करने के लिए चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता जो है वो फैसला करेंगे कि ये 2 सदस्य कौन होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? उन्होंने इसको असंवैधानिक ठहराया, रद्द कर दिया इस कानून को। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इससे अदालत की आजादी छिन जाएगी। मैं किसी के फेवर में नहीं जाना चाहता हूं, पर यह समझना जरूरी है कि संवैधानिक संस्थाओं की आजादी हर हाल में सुनिश्चित हो। यह देश के लिए जरूरी है, देश की जनता के लिए जरूरी है। हमको मालूम है कि हमारे संविधान ने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की लक्ष्मण रेखा तय कर रखी है, लेकिन चुनाव आयोग को कार्यपालिका के दायरे में मानकर उसको अगर हमको निष्पक्षता उसकी हमको खत्म करनी है तो यह मंशा ठीक नहीं है। देश की 140 करोड़ जनता जब हम अपना नेता चुनते हैं और इसमें से जो 18 साल से ऊपर के वोटर हैं वो वोट डालने जाते हैं, उसका भरोसा है चुनाव आयोग। 2 बड़ी संस्थाएं टकराएंगी तो नुकसान देश का होगा। दिल्ली में नौकरशाहों के ऊपर नियंत्रण वाले सुप्रीम फैसले के साथ भी यही हुआ। इसको अध्यादेश के जरिए पलट दिया गया, जो सर्विसेज के ऊपर कंट्रोल का विषय था। अब संसद में एक नया उसका संशोधन किया जा रहा है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली संशोधन विधेयक। केंद्र सरकार ने दोबारा नौकरशाहों पर नियंत्रण दिल्ली में अपने पास ले लिया है। ये फैसलों को अध्यादेशों और कानूनों से बदलने का एक रिवाज नया। यह बात भी सही है कि इतिहास की तह में जाने पर कांग्रेस का चेहरा आपको ज्यादा काला नजर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कोई पक्ष नहीं ले रहा हूं। आपको शाहबानों का फैसला याद होगा, मुस्लिम वोटों के लिए तुष्टीकरण के लिए कैसे राजीव गांधी ने मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट बना दिया और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया, बौना साबित कर दिया सुप्रीम कोर्ट को। इंदिरा गांधी तो खैर और बढ़कर थी, वो तो मन मुताबिक संविधान बदलने के लिए वो 42वां संशोधन ले आई। वो तो गनीमत है कि 44वें से उसको पलट दिया गया। उन्होंने तो जजों की वरीयता को भी ताखे पर रखा और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति अपने पसंद के मुताबिक की। लेकिन कांग्रेस के हिस्से की गलतियों को मोदी सरकार क्यों अपनाना चाहती है? एक के बाद एक गलतियां और एक जिद। जैसे देखिए ईडी के डायरेक्टर का मसला, एसके मिश्रा के एक्सटेंशन को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहराया, लेकिन सरकार क्या करती है? रिव्यू पिटीशन के साथ दोबारा अदालत की दहलीज पर पहुंचती है, राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देती है, क्योंकि एफएटीएफ जो टेररिज्म से रिलेटेड एक्शन टास्क फोर्स है इंटरनेशनल, उसमें कुछ हमारा रिप्रेजेंटेशन है, बीच में हटाने से गलती होगी। सर कोर्ट ये मान लेती है दलील और उनको फिर से थोड़ा एक्सटेंशन देती है। लेकिन चुनाव आयोग की आजादी और इसमें आयुक्तों की नियुक्ति को संदेह से परे बनाए रखने का जो प्रयास है वो आज का नहीं है, बहुत पुराना है, जिसे बार बार भुला दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अरुण गोयल मामले की सुनवाई के दौरान एक कमेटी का जिक्र किया था। ये कमेटी है दिनेश गोस्वामी कमेटी, अभी नहीं है, थी 1990 में बनी थी। कमेटी ने आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 आयुक्त रखने की अनुशंसा की थी, जो प्रक्रिया अभी भी, व्यवस्था अभी भी है, और कैसे नियुक्ति होगी उसकी पूरी एकदम सिफारिश उन्होंने की थी कि कैसे होगी नियुक्ति, जिसको भुला दिया गया। इसको हम पॉइंट वाइज समझते हैं कि गोस्वामी कमेटी की रिपोर्ट में क्या था। पहला पॉइंट, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति चीफ जस्टिस और लोकसभा में विपक्ष के नेता से सलाह मशविरा करने के बाद राष्ट्रपति करेंगे। अब बताइए, तब दिनेश गोस्वामी कमेटी ने कहा था कि चीफ जस्टिस को इसमें शामिल करिए, कोई नई बात नहीं है। दूसरा पॉइंट, सलाह मशविरे की प्रक्रिया को संवैधानिक ढांचे में रखा जाए, यानी कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल एक स्टेटस दिया जाए,
गोस्वामी कमेटी का यह मानना था। तीसरा पॉइंट, 2 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति चीफ जस्टिस, विपक्ष के नेता और मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह लेकर राष्ट्रपति करेंगे। ये तो एक खैर संविधान में हमारी व्यवस्था है कि राष्ट्रपति ही इन पदों पर नियुक्ति अपॉइंटमेंट करते हैं, कागज पर वही फैसला कौन करता है, सरकार करती है। आमतौर पर जब हम भेजते हैं उसको, या सुप्रीम कोर्ट से अगर कलेजियम से कोई सिफारिश, वो भी सरकार के जरिए राष्ट्रपति तक जाती है। सरकार महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग से हटने के बाद कोई भी आयुक्त किसी सरकारी सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेगा, ये भी दिनेश गोस्वामी कमेटी ने कहा था। राज्यपाल भी न बनो। लेकिन गोस्वामी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर जब 1990 में 70वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया, उस पर कुछ नहीं हुआ। राजनीतिक इच्छा शक्ति तब भी नहीं थी। तब भी केंद्र में किसकी सरकार थी आपको पता है, वीपी सिंह की थी। 90 में क्या होता है, पास नहीं हुआ। 93 में इसको वापस ले लिया गया। इस बीच 1991 वाले इलेक्शन कमीशन एक्ट के तहत एक बनता है 1991, 3 सदस्यों वाला चुनाव आयोग तो बन गया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद सरकारी या संवैधानिक पदों पर नियुक्ति से मनाही या नियुक्ति प्रक्रिया में विपक्ष के नेता या चीफ जस्टिस को शामिल करने के प्रस्ताव को ताखे पर रख दिया गया। मतलब जो भी सरकार हो, चाहे 90 की हो, 91 की हो या आज 2023 की हो, अपने हिसाब से संविधान की व्याख्या और महत्वपूर्ण पदों पर अपने हितों को देखते हुए नियुक्ति का प्रयास। अब संविधान की ओर देखते हैं कि संविधान हमारा कहता क्या है। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के बारे में विस्तार से जिक्र किया गया है। और इसमें क्या है, इसमें मूल तौर पे चुनाव आयोग कैसा होगा, वो कैसे काम करेगा, उसके बारे में इसका थोड़ा सा 3-4 पॉइंट में आपको बताता हूं। पहला, ग्राफिक्स में देखिएगा। चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त होंगे जिनकी संख्या समय समय पर तय की जाएगी। मतलब जब संविधान बना तो ये नहीं था कि 2 और 1 होंगे या 3 और 1 होंगे, समय समय पर तय होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्तियां राष्ट्रपति करेंगे। जब कोई आयुक्त को ही मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया जाए तो वो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन की तरह काम करेगा। मतलब एबव एमॉन्ग इक्वल्स। चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति रीजनल कमिश्नर्स की नियुक्ति भी कर सकते हैं। चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और टेन्योर यानी कार्यकाल राष्ट्रपति तय करेंगे। मतलब ये लचीला है, संविधान हमारा बहुत लचीला है। ये कहता है कि जरूरतों के हिसाब से इसमें संशोधन करो, जिसके कारण 100 से ज्यादा हो भी गए। खैर, लेकिन जो दूसरा पॉइंट था वो सरकारों की जिद का, उसमें राज छिपा हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 74 के मुताबिक राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करते हैं, बल्कि उन्हीं की सलाह से ही काम करते हैं। और मोदी जी ने इसको हथियार बना लिया है, मोदी सरकार ने। अरुण गोयल के मामले में भी यही दलील थी कि भाई इसमें क्या, हमने तो प्रोसीजर का पालन किया, कैबिनेट में उनका नाम आया, सारे लोगों ने मिलकर सर्वसम्मति से तय किया, उसको राष्ट्रपति के पास भेजा गया, तो प्रक्रिया तो बिल्कुल सही है। लेकिन इतना बड़ा फैसला किसी एक पॉइंट की आड़ में नहीं होनी चाहिए, बल्कि समग्रता में होनी चाहिए। क्योंकि अगर इसी दलील के मुताबिक चलें तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, और राष्ट्रपति किसके मुताबिक काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो क्या उनकी नियुक्ति भी कैबिनेट ही करने लगे? मतलब वो भी सिस्टम अभी जो चल रहा है वो भी गलत है? ऐसा नहीं है। आज के लिए इतना ही, सोमवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।